स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे कि कोरोना महामारी के बीच सुपर साइक्लोन अम्फान ने तटीय इलाकों में दस्तक दे दी है। हालांकि सतर्कता बरती गई है एनडीआरएफ और मौसम विभाग की वजह से, और इसका असर देखने को मिल रहा है। नुकसान में काफी कमी आई है, लेकिन राहत और बचाव कार्य वहां जारी है। क्या हालात हैं पश्चिम बंगाल और ओडिशा की, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही आपको बता दें कि घरेलू उड़ान सेवाएं अब शुरू होने जा रही हैं। रेलवे के बाद अब घरेलू उड़ान सेवाएं भी बहाल होने जा रही हैं 25 मई से। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी हम देंगे। साथ ही आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। क्या कुछ वो फैसले हैं, किन किन लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की गई है, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि देश और दुनिया में कोविड-19 की क्या स्थिति है, क्योंकि अब भारत में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की दर 40% पहुंच चुकी है, जो कि एक बेहद सकारात्मक खबर है। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। कोरोना संकट के बीच सुपर साइक्लोन अम्फान ने तटीय इलाकों में दस्तक दे दिया है। हालांकि मौसम विभाग और एनडीआरएफ की सतर्कता की वजह से इससे होने वाले नुकसान में काफी कमी लाई जा सकी है। फिर भी पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में सड़कों, पेड़ और कच्चे मकानों को काफी नुकसान हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं और कोविड-19 को देखते हुए काफी सतर्कता बरती जा रही है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों की ये तस्वीरें गवाह हैं चक्रवाती तूफान अम्फान से तबाही की। बुधवार दोपहर 2:30 बजे लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हुई, जो करीब 4 घंटे जारी रही। समुद्र में 4-5 मीटर ऊंची लहरें उठने लगी और तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई। महातूफान से कच्ची इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा। बड़ी तादाद में पेड़ जड़ों से उखड़ गए, तो बिजली और संचार के खंभे भी तूफान की तीव्रता के आगे टिक नहीं पाए। कई इलाकों में तैयार फसलों और बाग बगीचों को भी नुकसान पहुंचा है। तो ये जब साइक्लोन कल मूव हो रहा था, कल रात से इसका इम्पैक्ट उड़ीसा के ऊपर शुरू हो गया। तेज बारिश के साथ विंड स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगा और आज सुबह सबसे ज़्यादा विंड स्पीड 106 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड हुआ है। हमारा उम्मीद ये है कि जब ये कलकत्ता के पास आएंगे, वहाँ भी कलकत्ता, हुगली और हावड़ा वगैरह डिस्ट्रिक्ट्स में विंड स्पीड 110 से 120 और गस्टिनेस में 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। राहत और बचाव कर्मी सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने में जुटे हैं, ताकि जरूरी सामानों की आपूर्ति, वाहनों और आपातकालीन सेवा कर्मियों की आवाजाही में दिक्कत न हो सके। आपदा से निपटने के लिए दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 40 से ज्यादा टीमें तैनात हैं। सेना, नौसेना, वायुसेना और कोस्ट गार्ड भी अलर्ट पर हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से पहले ही करीब 6.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। तूफान के मद्देनजर कोलकाता एयरपोर्ट से विशेष विमान समेत सभी तरह के अभियान गुरुवार सुबह 5 बजे तक रोक दिए गए हैं। साथ ही तटीय इलाकों में रेल और रोड ट्रांसपोर्ट भी बंद है। ये इवैक्यूएशन का फिगर मेरा नहीं है, ये फिगर स्टेट से लिया गया है। स्टेट के जो अथॉरिटीज़ ने बताया है। पश्चिम बंगाल में अथॉरिटीज़ ने, उनके जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया 5 लाख से उर्ध फिगर अभी हो चुका है। तो सुबह में 3,30,000 बताया गया था और अभी 5 लाख हो गया है। और उड़ीसा में 1,58,640 का फिगर दिया गया है। वो सभी टीमें एक्शन में हैं, सभी टीमें ग्राउंड पे हैं, सभी टीमें आउटसाइड हैं साइक्लोन एरिया में, एंड रोड क्लियरेंस और रेस्टोरेशन का काम शुरू हो चुका है। इससे पहले चक्रवाती तूफान अम्फान पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर मंगलवार को
कमजोर होकर अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया था। 21 सालों बाद कोई सुपर साइक्लोन भारत के तटीय इलाके से टकराया है। 1999 में ओडिशा तट पर आए प्रचंड चक्रवाती तूफान के बाद ये उस श्रेणी का दूसरा तूफान है। पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी भीषण चक्रवात अम्फान के मद्देनजर 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा है और चक्रवात से जुड़ी घटनाओं से निपटने के लिए नौसेना को तैनात किया गया है, जबकि सेना और वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में आज कई अहम योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। आत्मनिर्भर भारत बनाने से लेकर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नई योजनाओं को आज मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वृद्ध लोगों के लिए वय वंदना योजना को 2 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है और साथ ही सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना के साथ कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बुधवार सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस दौरान कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। कैबिनेट ने इस पैकेज से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी दे दी है। प्रवासी मजदूरों और लॉकडाउन की वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को खाद्यान्न आवंटन के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 3 साल बढ़ाकर मार्च 2023 तक करने की मंजूरी दी गई है। 60 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए चलाई गई यह योजना इस साल 31 मार्च को खत्म हो रही थी। योजना के तहत सीनियर सिटीजन्स 10 साल के लिए निवेश कर मासिक या सालाना पेंशन का विकल्प ले सकते हैं। उन्हें एक तय रिटर्न की गारंटी मिलती है। योजना में एक व्यक्ति अधिकतम 15 लाख रुपए तक निवेश कर सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने कई अन्य अहम फैसलों पर भी मुहर लगाई है। छोटे उद्योगों यानी एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड की मंजूरी भी दी गई। कोविड-19 राहत पैकेज में सरकार ने पिछले दिनों इसकी घोषणा की थी। इसके अलावा कोल इग्नाइट खदानों की नीलामी के लिए नए नियमों और नए ब्लॉक्स की मंजूरी दी गई है। सरकार ने पिछले दिनों कोल माइनिंग को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने का ऐलान किया था। मंत्रिमंडल ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए एनबीएफसी, एचएफसी की नकदी की स्थिति यानी लिक्विडिटी पोजीशन में सुधार के लिए एक नई विशेष तरलता योजना शुरू करने के लिए वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा एक नई केंद्र प्रायोजित योजना को भी मंजूर किया गया है, जिसके तहत देश में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक क्षेत्र में लाने और उनके विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत ने कोविड-19 से निपटने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये वक्त मेडिकल इमरजेंसी का है, जहां पूरी दुनिया इस बीमारी के खिलाफ जूझ रही है। उन्होंने कहा कि भारत की कोशिश है कि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि अन्य बीमारी से जूझ रहे मरीजों को भी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुटनिरपेक्ष देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ने 123 देशों में दवाओं और मेडिकल सामग्री पहुंचाई है, जिसमें गुटनिरपेक्ष संगठन के 59 सदस्य शामिल हैं। भारत उपचार और टीके विकसित करने में वैश्विक प्रयासों में सक्रिय भाग ले रहा है और हम कोविड-19 संकट का जवाब देने के लिए गुटनिरपेक्ष सदस्य देशों के बीच एकजुटता के लिए ईमानदारी से प्रतिबद्ध हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत कोरोना वायरस की निगरानी बेहतर ढंग से कर रहा है और इसके फैलाव को रोकने के प्रयास में भी भारत को काफी सफलता मिली है। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों के ठीक होने की दर अब 40% हो गई है और इसमें लॉकडाउन बेहद मददगार साबित हुआ है। पहले लॉकडाउन के दौरान रिकवरी रेट 7.1% था। दूसरे लॉकडाउन के दौरान ये 11.42% हुआ। फिर ये बढ़कर 26.59% हुआ। अब रिकवरी रेट 39.62% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दुनिया के अन्य देशों की तुलना में हमारी स्थिति काफी अच्छी है, जबकि जनसंख्या के मामले में हम उनसे कहीं अधिक हैं।
कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित 15 देशों में भारत के मुकाबले 83% मौतें ज्यादा हो रही हैं। करीब 6 देशों में 2 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और सबसे ज्यादा पीड़ित 6 देशों में 10,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना के कारण दुनिया भर में प्रति लाख आबादी पर 4.2 लोगों की मौत हुई है। वहीं भारत में ये प्रति लाख जनसंख्या पर केवल 0.2 लोगों की ही मौत हुई है। वहीं दूसरी तरफ विश्व में कोरोना वायरस के चलते प्रति लाख जनसंख्या पर 62 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं भारत में देश के प्रति लाख जनसंख्या पर केवल 7.9 लोग ही कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। साथ ही अगर हम मॉर्टेलिटी पर लैक पॉपुलेशन को एनालाइज करें तो ओवरऑल हम देखते हैं कि जहां 4.2 पीपल पर लैक पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड दे हैव डाइड बिकॉज ऑफ कोविड-19, इंडिया में उसका स्टेटस अब करीब 0.2 केसेस डेथ्स रिपोर्टेड पर लैक पॉपुलेशन है। और उसको कंपैरिजन करें कि अगर पूरी दुनिया के केसेस को हम उस तहत से देखते हैं तो पाते हैं कि एज हाई एज 59, 53, 52 इस तरीके से अगर देखें तो 10 देश तो ऐसे हैं, 9 देश तो ऐसे हैं जहां पर कि 10 से अधिक की संख्या में पर लैक पॉपुलेशन मोर्टेलिटी भी रिकॉर्ड हुई है। इसको अगर हम 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज से कंपेयर करें तो पाते हैं कि करीब 6 कंट्रीज में तो 2 लाख से अधिक केसेस रिकॉर्ड हुए हैं और उसमें एज हाई एज 14 लाख के करीबी केसेस दुनिया में इंडिविजुअल देशों में रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम डेथ की भी एनालिसिस करें तो देखते हैं कि 6 देश ऐसे हैं जहां पर कि 10,000 से ज़्यादा डेथ्स भी रिकॉर्ड हुई हैं। और उसके कंपैरिजन में जबकि यह भी हमारे लिए काफ़ी दुख का विषय है कि हमारे देश में इतनी भी डेथ रिकॉर्ड हुई हैं, बट रिलेटिवली आई थिंक कि जो हम लोगों का एफर्ट रहा है स्टेट्स के साथ मिलके, देश के हर नागरिक के साथ मिलकर जो हमने एफर्ट किया है उससे एक रिलेटिवली वी वर एबल टू मैनेज द सिचुएशन वेल सो फार, दो द चैलेंज स्टिल कंटिन्यूज। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 1,07,609 सैंपल टेस्ट कोरोना वायरस के किए जा चुके हैं। अभी तक पूरे देश में आईसीएमआर के मुताबिक 25,36,156 के करीब सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं और पूरे देश में 555 लैब्स को कोविड-19 के परीक्षण के लिए इजाजत दी गई है। आज दोपहर को 12:30 बजे तक 25,36,156 टेस्ट हुए थे। कल की अगर फिगर देखे जाए तो दूसरी बार 24 घंटे के अंदर 1,07,609 टेस्ट हुए थे, यानी 1 लाख के ऊपर पिछले 2 दिन वो फिगर जा रही है। इस वक्त टोटल 555 लैब एक्टिव हैं, उनमें से 391 लैब्स जो हैं वो आईसीएमआर के नेटवर्क में के लैब हैं, 164 लैब ये प्राइवेट सेक्टर में है। आईसीएमआर नेटवर्क में तकरीबन 89,466 टेस्ट हुए कल और प्राइवेट सेक्टर में 18,143 टेस्ट हुए। देश में कोरोना वायरस की स्थिति की बात करें तो पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं मरीजों के ठीक होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है। देश में अब रिकवरी रेट 39.62% हो गया है। कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 1,06,750 हो गई है। इनमें 61,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,611 नए मामले सामने आए हैं और 140 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में 42,298 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 3,303 लोगों की मौत अब तक कोरोना से देश में हो चुकी है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं दुनिया में कोविड-19 की स्थिति की। तो लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील में तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और इस लिहाज से सबसे ज्यादा संक्रमित देशों की लिस्ट में वो तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। पूरे विश्व की अगर बात करें तो संक्रमित लोगों की संख्या अब बढ़कर 49,13,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं अभी तक पूरी दुनिया में 3,23,000 लोगों की मौत कोविड-19 से हो चुकी है।
वहीं सबसे ज्यादा पीड़ित देशों की बात करें तो आइए एक एक करके देखते हैं अमेरिका और यूरोप में क्या हालात हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की, जहां सबसे अधिक 15,28,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं और करीब 92,000 लोगों की अमेरिका में कोविड-19 से मौत हुई है। वहीं रूस में कोरोना के मामले बढ़कर 3,08,000 के करीब पहुंच गए हैं और 2,900 से ज्यादा लोगों की यहां मौत हो चुकी है। इटली की बात करें तो 2,26,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। रुख करते हैं स्पेन का, जहां 2,32,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 27,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस को देखते हैं, यहां पर 1,81,000 मामले सामने आए हैं और 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ 2.5 लाख के करीब से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं कोरोना वायरस के और 35,400 से ज्यादा लोगों की ब्रिटेन में मौत हो गई है। वहीं ब्राजील की बात करें तो यहाँ 2,71,000 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं करीब 18,000 लोगों की मौत ब्राजील में कोविड-19 से हो चुकी है। इसी के साथ वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण नहीं हैं, तो कोविड-19 की जांच की जरूरत नहीं है। यदि ये लक्षण आप में हैं और आपने हाल में किसी कोविड-19 प्रभावित देश की यात्रा की है, तो जांच जरूर करा लें। यदि आपने कोई यात्रा नहीं की लेकिन कोविड-19 ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आए हों, तो जांच के लिए तुरंत राज्य की हेल्पलाइन नंबर या भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए रुख करते हैं अगली अहम खबर का। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच रेल सेवाओं के बाद अब घरेलू उड़ानों को भी शुरू करने का फैसला लिया है। भारत में घरेलू उड़ानें 25 मई से शुरू कर दी जाएंगी। इसके लिए सभी हवाई अड्डों और विमान सेवा प्रदाता कंपनियों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में घरेलू विमान सेवाएं सोमवार 25 मई से क्रमबद्ध तरीके से शुरू हो जाएंगी। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि सभी हवाई अड्डों और विमान सेवाओं को इस बारे में सूचित किया जा रहा है। उड़ान सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को विशिष्ट दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यात्रियों के लिए मंत्रालय की तरफ से स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किए जा रहे हैं। नागर विमानन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही यात्रियों को घरेलू उड़ान सेवाओं में सफर करने को मंजूरी मिलेगी। पर अभी हम शुरुआत जो है आहिस्ता करेंगे। ये नहीं कि पहले दिन सोमवार को 25 तारीख को ही सारी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। अभी शायद कुछ ही परसेंटेज शुरू होंगी और जैसे हम आगे चलते जाएंगे, जो हमारा अनुभव होगा उसके अनुसार हम एडजस्ट भी करेंगे। पर यह बहुत ज़रूरी था क्योंकि देश की जो इकोनॉमी है वो मोबिलिटी के बाद नहीं चल सकती। पर हम अक्सर ये कहता आया हूँ कि आप पहले ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसको संभाल लेंगी। थोड़ा उनको एक्सपीरियंस मिल गया है कि जो कि हमारे जो भाई बहन हैं जो अलग अलग बाहर के देशों से वापस आ रहे हैं, उनको क्वारंटाइन करना, और ये डोमेस्टिक ट्रैफिक में तो फिर क्वारंटाइन की लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होंगी। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण का आज 5वां दिन है और विदेशों में फंसे हुए हजारों भारतीय एयर इंडिया के विशेष विमान से स्वदेश लौट रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, थाईलैंड और मालदीव समेत अन्य देशों में भारतीय उच्चायोग फंसे हुए भारतीयों की हर संभव मदद कर रहा है। खाड़ी देशों से हजारों भारतीय वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लौट रहे हैं। बुधवार के लिए निर्धारित विशेष उड़ानों में दोहा से विशाखापट्टनम, दोहा से हैदराबाद, रियाद से कुन्नूर, दम्माम से बेंगलुरु, दुबई से कोची, कुवैत से तिरुवनंतपुरम के लिए विशेष उड़ानें शामिल हैं। ओमान से भी 3 विशेष उड़ानों के जरिए भारतीयों की वतन वापसी होगी।
इनमें मस्कट से बंगलुरु, मस्कट से कुन्नूर और सलाला से कालीकट के लिए विशेष उड़ान शामिल हैं। खाड़ी देशों से करीब 1000 श्रमिक, गर्भवती महिलाएं, मेडिकल इमरजेंसी केस और बुजुर्गों को एयर इंडिया के विशेष विमानों के जरिए वापस लाया जा रहा है। मस्कट में एक भारतीय महिला को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, जिन्हें इलाज के लिए भारत लाया जा रहा है। I'm 34 weeks pregnant. I was taking to Kuwait here, and there was no flight. But the Indian embassy has helped us and started the flight service. So we are very thankful to Indian embassy. Traveling to Kochi from Dhamma. We are already worked here, and we will thanks to our embassy for giving this opportunity to travel there. वहीं पड़ोसी देश नेपाल से भी 165 भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश वापस लाया गया है। थाईलैंड में भी फंसे भारतीयों को विशेष विमानों के जरिए निकाला जा रहा है। कनाडा, बाली, फिलीपींस, अमेरिका समेत कई अन्य देशों से भी भारतीयों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया की विशेष उड़ानों का परिचालन किया जा रहा है। Today I am traveling to Bangalore from Muscat, and I thanks to Indian Embassy for giving this facility to travel. I am traveling because of my mother's medical reasons. Now it is a great facility done by the Indian government. Thank you so much. Thanks. इनसे पहले मंगलवार को एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 11 विशेष उड़ानों के जरिए 1900 से ज्यादा भारतीयों की वतन वापसी हुई। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे में हजारों भारतीय अलग अलग वजहों से विभिन्न देशों में फंसे हुए हैं, जिनकी स्वदेश वापसी के लिए भारत सरकार वंदे भारत मिशन को चला रही है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारतीय रेलवे को देश का लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन कोरोना संकट की वजह से इसकी रफ्तार कुछ दिनों के लिए रुकी थी। लेकिन कोरोना संकट में भारतीय रेलवे ने अपनी अहम भूमिका को निभाते हुए अब उस रफ्तार को वापस पाने के लिए लगातार काम शुरू कर दिया है। आज रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेलवे को लेकर कई बड़े ऐलान किए। गरीब मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल और स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद अब रेलवे देश भर में मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलाने की तैयारी में है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारतीय रेल 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार हर रोज 200 नॉन एसी ट्रेन चलाएगा, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग जल्द ही शुरू होगी। इन ट्रेनों की बुकिंग भी IRCTC की वेबसाइट के जरिए ही होगी। कोविड-19 के मुश्किल और चुनौती भरे वक्त में रेलवे लगातार प्रवासी कामगारों को उनके घरों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। रेलवे दिन रात जो भी मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से सेवाएं दे रहा है। आज 204 श्रमिक ट्रेन चल रही है। रेलवे लगातार श्रमिक ट्रेनों की संख्या भी बढ़ा रहा है। श्रमिक ट्रेनों के जरिए 19 मई तक के आंकड़े रेलवे ने जारी किए हैं, जिनके मुताबिक 21 लाख से ज्यादा लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। 19 मई तक 1595 श्रमिक ट्रेनों के जरिए इन लोगों ने ये सफर तय किया है। यात्रा की शुरुआत से यात्रा खत्म होने तक कोरोना संक्रमण से बचाव की भी सभी सावधानियां अपनाकर रेलवे यात्रियों को उनके घरों तक पहुंचा रही है। यात्रा के दौरान श्रमिकों को मुफ्त खाना और पानी भी दिया जा रहा है। श्रमिक ट्रेनों के अतिरिक्त 1 जून से जो हम ट्रेन चलाने जा रहे हैं 200 वो अतिरिक्त ट्रेनें होंगी, उससे भी जनता को लाभ होगा। श्रमिक भाइयों से अनुरोध है कि वो अपने घरों में रहें, जहां वो हैं वहीं रहें, थोड़ा सा धैर्य रखें। श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से या फिर ये जो 1 जून से ट्रेन चलने वाली, इनके माध्यम से हम शीघ्र उनको उनके गृह राज्य तक पहुंचाने का प्रबंध कर रहे हैं। स्वस्थ भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाली आयुष्मान भारत योजना ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। 2 साल से भी कम समय में आयुष्मान भारत योजना ने 1 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना में जुटे हुए डॉक्टर्स, नर्सेज, स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई देते हुए सभी लाभार्थियों और उनके परिवार वालों को शुभकामनाएं दी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ पार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि हर भारतीय को ये जानकर गर्व होगा कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ पार कर चुकी है।
2 साल से भी कम समय में इस प्रयास से कई लोगों की जिंदगी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैं सभी लाभार्थियों और उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में आयुष्मान भारत से जुड़े लोगों, डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन लोगों के प्रयासों ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम बना दिया है। साथ ही इस पहल ने कई भारतीय, खासकर गरीबों और वंचितों का विश्वास जीता है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि आयुष्मान भारत का सबसे बड़ा लाभ पोर्टेबिलिटी है। लाभार्थी न सिर्फ जहां पंजीकृत हैं, वहीं बल्कि देश के किसी भी हिस्से में उच्च गुणवत्ता और सस्ती चिकित्सा देखभाल प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत की 1 करोड़वीं लाभार्थी मेघालय की पूजा थापा से टेलीफोन पर बात भी की। 2018 में लॉन्च किया गया आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य देश के 10 करोड़ 74 लाख से अधिक गरीब परिवारों यानी करीब 50 करोड़ लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। इसके तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी दी जाती है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत 21,520 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और 12 करोड़ 46 लाख से अधिक लोगों को ई कार्ड जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया में तेजी से कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच संयुक्त अरब अमीरात ने संक्रमण का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्ट किट विकसित कर लिया है। इससे न सिर्फ तेजी से संक्रमण के मामलों का पता लगाने में मदद मिलेगी, बल्कि जांच भी संभव हो पाएगी। अबू धाबी के क्वांटलेज इमेजिंग प्रयोगशाला ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि ये लेजर किट एक खास डिटेक्टर के जरिए कोविड-19 के संक्रमण का सेकेंडों में पता लगा लेती है। साथ ही बड़े पैमाने पर टेस्टिंग को भी ये सुनिश्चित करेगी। प्रयोगशाला की टीम का नेतृत्व कर रहे वैज्ञानिक प्रमोद कुमार के मुताबिक ये टेस्ट किट बेहद सुरक्षित और कम लागत वाली होगी। इसका इस्तेमाल अस्पतालों में तो किया ही जाएगा, साथ ही घर और सार्वजनिक स्थानों पर भी आसानी से प्रयोग किया जा सकेगा। उनका कहना है कि ये किट कोरोना से जंग में एक महत्वपूर्ण हथियार साबित होगी। उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में ये किट जांच के लिए उपलब्ध होगी। इससे पहले भारत भी कोविड-19 की जांच के लिए स्वदेशी टेस्ट किट विकसित कर चुका है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है, लोग अब घरों से बाहर भी जा रहे हैं, लेकिन भूलना नहीं है कि समय समय पर हाथ धोएं, सैनिटाइज करें और जितने भी गाइडलाइंस दिए गए हैं वो अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए जरूर अपनाएं। नमस्कार।